हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 19वां चैप्टर आश्रम का अनुमानित व्यय। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले जो औजार हैं जैसे कि छेनी, हथौड़े, बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे। तो जो लोग हैं वो तो काम दूसरे लोगों से करवाते हैं, लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे वो चाहते थे जो छेनी हैं, हथौड़े हैं या बसूले हैं वो खरीदे जाएं। क्यों खरीदे जाएं ये आपको लिखना है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आंसर होगा, गांधी जी के मन में आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने की बात रही होगी। वो चाहते थे कि आश्रम का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। क्योंकि जिन औजारों का जिक्र किया गया है वो औजार जो हैं वो बढ़ई के कार्य अर्थात लकड़ी का सामान बनाने के काम में आता है। तो गांधी जी अहमदाबाद में एक आश्रम खोलने का प्रयास कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि आश्रम में सारा काम जो है वो आश्रम के लोग स्वयं ही करें। इसके लिए वे औजारों की जो सूची थी उसको तैयार कर रहे थे, ताकि आश्रम में रहकर ही उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जो सामान है वो स्वयं बनाया जा सके। तो आश्रम व उसके लोग स्वयं की ज़रूरतों के लिए किसी कारीगर पर निर्भर ना रहें, बल्कि वो सारा काम करना सीख जाएं। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि जो छेनी है, हथौड़े हैं, बसूले हैं वो खरीदे जाएं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की जो चुस्ती थी उसका पता चलता है। तो आंसर होगा कि गांधी जी भी जो थे कोई भी कार्य बिना हिसाब किताब के नहीं करते थे। वे प्रत्येक विषय के प्रति नकारात्मक व सकारात्मक सोच बराबर रखते थे। तो निम्न उदाहरण द्वारा इस वक्त को स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला है कि दांडी यात्रा के लिए गांधी जी जब रास नामक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ निषेधाज्ञा लागू थी, अर्थात कोई भी नेता किसी प्रकार के विचार, जुलूस, जलसे के रूप में नहीं प्रकट कर सकता। तो गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना रह नहीं सकते थे। तो पहले ही यह उन्होंने योजना बना ली कि यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। तो निषेधाज्ञा क्या होती है? कोई भी नेता किसी प्रकार का जो विचार होता है उसका वो जुलूस या जलसे के रूप में प्रकट नहीं कर सकता। मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके वो अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। तो गांधी जी तो लोगों को संबोधित किए बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही इस चीज़ की योजना बना ली थी कि यदि उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी दांडी यात्रा का नेतृत्व करेंगे। फिर है असहयोग आंदोलन के समय में वो हिसाब लगाने में पूर्णतः सक्षम थे कि किस स्थान पर किस तरह से ब्रिटिश शासन पर प्रहार करना है। यही कारण था कि लोग उनके हर विचार की कद्र करते थे और उनका कहा पूरी तरह से मानते थे। फिर है कि वो बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करते थे, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो 25-25 किलोमीटर एक दिन में वो पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को ज़रूरी कामों के लिए ही खर्च करना चाहिए, शानो शौकत या वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं। तो हमें देखकर ही पैसे खर्च करने चाहिए। फिर है किसी भी आश्रम या सभा का हिसाब किताब वो बहुत कुशलता से लगाते थे। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि आने वाले मेहमानों के खर्च भी उसमें शामिल किए गए। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं और आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से हम पता लगा सकते हैं कि हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की कितनी अधिक चुस्ती थी, कितने अधिक चुस्त थे वो हिसाब किताब रखने में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसको अनुमानित बजट बनाइए। उसका आपको अनुमानित बजट बनाना है। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे, किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे।
तो ये प्रश्न जो है वो आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दोहना, खाट बुनना करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की सूची भी बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप हमेशा करना चाहेंगे और उनको सीखेंगे। तो पुताई करना, घर बनाना, दूध धोना, ये जो काम है कठिन होते हैं, इसलिए इन्हें सीखना कठिन है। लेकिन मोटरसाइकिल चलाना, कंप्यूटर पर काम करना, कार चलाना, ये सारे काम ऐसे हैं जिन्हें हम सीखना चाहेंगे और सीख कर ही छोड़ेंगे। तो आपको जो काम कठिन लगता हो वो आप लिख सकते हैं, और जो काम आप सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने मन से जो आप चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। का अगला प्रश्न है कि इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो आंसर होगा, अनुमानित बजट को गहराई से अध्ययन करने के बाद हम आश्रम के उद्देश्यों को भली भांति समझ सकते हैं। स्वावलंबन की भावना का विकास करना, अतिथि सत्कार करना, ज़रूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, बेकार लोगों को आजीविका प्रदान करना, श्रम का महत्व समझना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखे आदि से स्वदेशी आंदोलनों को बढ़ावा देना। तो सहयोग की भावना का विकास करना। इस आश्रम की कार्यप्रणाली का मुख्य आधार आत्मनिर्भरता है। तो ये जो आश्रम था वो ये चाहता था, पूरी तरह से जो आश्रम था उसमें गांधी जी यही चाहते थे कि सभी लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर हों, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, मतलब अपने सारे काम वो स्वयं कर लें। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का ना नित में परिवर्तित हो जाता है। तो अनुमान है वो हो जाएगा अनुमानित। तो नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। ये है प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित, चर्चित। तो इत प्रत्यय की भांति इक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं, जैसे इत से बनते हैं वैसे इक से भी बनते हैं। और तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे सप्ताह है, अगर हम इसमें इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। सापे आका डंडा लग गया। तो नीचे एक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, तो आपको इनमें मूल शब्द पहचानना है और देखना है कि क्या परिवर्तन हुआ। तो ये शब्द हैं मौखिक, संवैधानिक, प्राथमिक, नैतिक, पौराणिक, दैनिक। तो इत प्रत्यय वाले जो शब्द हैं जैसे है प्रमाणित, और जो मूल शब्द है वो है प्रमाणित, और जो प्रत्यय है वो बना प्रमाण धन इत। मूल शब्द है झंकृत और प्रत्यय बना झंकार धन इत। तो झंकार में इत प्रत्यय लगाकर बन गया झंकृत। मूल शब्द है व्यथित, तो प्रत्यय जो है व्यथा में लगाया हमने इत, तो ये हो गया व्यथित। फिर है द्रवित, द्रव में इत लगा के बन गया द्रवित। मुखरित किससे बना, मुखर में इत प्रत्यय लगाकर। शिक्षित किससे बना, शिक्षा में इत प्रत्यय लगाकर। द्रवित किससे बना, द्रव में इत प्रत्यय लगाकर। और मोहित किससे बना, मोह में इत प्रत्यय लगाकर। मुखरित बना, मुखर में इत प्रत्यय लगाकर। और चर्चित बना, चर्चा में इत प्रत्यय लगाकर। और एक जो है मौखिक, मुख में एक प्रत्यय लगाकर बन गया मौखिक। नैतिक, नीति में एक प्रत्यय लगाकर बना नैतिक। तो नैतिक, नीति, धन एक। संवैधानिक, संविधान में एक प्रत्यय लगाने से बन गया संवैधानिक। तो संविधान में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा संवैधानिक। नीति में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा नैतिक। मुख में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मौखिक। पुराण में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा पौराणिक। प्रथम में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा प्राथमिक। दिन में एक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा दैनिक। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द जो है वो प्रधान है, यानी शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका हुआ है। दूसरा शब्द कैसा है, मुख्य है, प्रधान है।
तो शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो दूसरे शब्द पर टिका हुआ है। ऐसे समास को हम कहते हैं तत्पुरुष समास, मतलब जिसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है और दूसरे शब्द पर ही पूरे शब्द का जो अर्थ है वो टिका होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तो ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझाइए कि उसमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो यहाँ पर हम तत्पुरुष समास का कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि विद्यालय, तो ये हो गया विद्या धन आलय। तो जो आलय है वो क्या है, मुख्य शब्द है। किसका आलय, विद्या का आलय, विद्या का घर, तो विद्या के लिए आलय। फिर है राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, पुत्र किसका, दूसरा शब्द प्रधान है, मुख्य है, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र। फिर हम लिख सकते हैं गौशाला, तो गौशाला, शाला किसकी, गौ के लिए शाला, मतलब जो गाय होती है उनको रखने का जो स्थान होता है, गौशाला। विधानसभा, तो विधान के लिए सभा, सभा किसके लिए, सभा क्या हुआ, मुख्य शब्द हो गया, प्रधान शब्द हो गया, किसके लिए, विधान के लिए, तो विधान सभा। और भी बहुत से शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे शोकाकुल है, आँखों देखिए, आँखों द्वारा देखी, और शोकाकुल, शोक से आकुल। तो ये सारे जो शब्द हैं, इन शब्दों में क्या है, दूसरा शब्द प्रमुख है, क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।